हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो पिछले वीडियो में हमने ज्विटर आयन के बारे में डिस्कस किया था उसी को ही आगे लेते हुए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर विचार करेंगे कि वह क्या होता है। तो सबसे पहले हम पुराने वीडियो पर जाते हैं जिसमें जो ज्विटर आयन है उसमें बताया गया था कि अम्लीय माध्यम होने पर कौन सा आयन अधिक प्रभावी होगा, जिसमें कि NH3 प्लस CH2 COOH बताया था, जिसे कि मैंने जो है CO3 से बताया है। उसी क्षारीय माध्यम में यदि है तो उसे हम नंबर 2 स्ट्रक्चर से बताएंगे, जो कि पाए जाने की संभावनाएं अधिक होती हैं। परंतु यदि इक्विलिब्रियम है तो तीनों ही स्टेट एक दूसरे के साथ में साम्यावस्था में होगी, जो मैंने 1, 2 और 3 से दिखा रखी है एक्वस मीडियम में। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो ज्विटर आयन है वो उसमें सॉल्यूशन के अंदर यदि दोनों आयन उपस्थित हैं, मतलब कि NH3 प्लस और CO माइनस आयन उपस्थित है, तो उसको क्या कहा जाएगा, एम्फोलाइट आयन या ज्विटर आयन कहा जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जिसे कि हम हिंदी में समविभव बिंदु भी कहते हैं। उस पर क्या होता है समविभव, ये इस पर जाने से पहले हमें ये क्लियर है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयन से मिलकर जब उनका जल अपघटन होता है तो वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में टूट जाते हैं, प्लस आयन और माइनस आयन। जो धन आयन होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज आयन जो होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से जो आयनों का अभिगमन है वो विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। यही चीज़ यदि हम एमिनो एसिड में अप्लाई करें जिसमें कि हमारे प्लस और माइनस दोनों उपस्थित हैं, परंतु जब हम विभव लगाते हैं, पोटेंशियल लगाते हैं, तो उस स्थिति में कौन सा आयन अधिक प्रभावी होगा या न्यूट्रल हो जाएगा दूसरा आयन, वो उसके विलयन के माध्यम पर निर्भर करता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, मैंने एसिडिक मीडियम लिखा है और एसिडिक मीडियम में जो NH3 प्लस CH2 CO माइनस जो आयन है वो एसिड का H आयन लेकर COH न्यूट्रलाइज हो जाएगा और NH3 प्लस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा, जिसे थर्ड से मैंने बताया है। तो चूँकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैथोड की तरफ मूव करता है। इसके विपरीत यदि हम देखें कि यदि मीडियम बेसिक है तो जो NH3 प्लस है वो अपना H आयन देकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कुल मिलाकर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो एनायन मतलब CO माइनस रहेगा उसके ऊपर। इसका मतलब कि वो एनोड की तरफ अभिगमन होगा उसका। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा जो मीडियम है वो निर्धारित करेगा कि वो कैटायन की तरह बिहेव कर रहा है या एनायन की तरह बिहेव कर रहा है। अब एक परिस्थिति आती है कि जिसमें कि यदि विलयन में दोनों तरह के आयनों की संख्या समान हो तो ऐसी स्थिति में कुल जो रिजल्टेंट रहेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कि कैटायन कैथोड की तरफ भी जाएंगे, उतने ही एनायन एनोड की तरफ जाएंगे। तो जो कुल मिलाकर जो अभिगमन है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो वही पॉइंट कहलाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, यदि हम डेफिनेशन बताएंगे तो किसी भी विलयन की अम्लीय क्षारकता का वह बिंदु या pH या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जिस पर कि एमिनो अम्ल विभव लगाने पर किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ गमन नहीं करता है, मतलब विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है, वो कहलाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या समविभव बिंदु। तो ये आपकी जो है समविभव बिंदु की डेफिनेशन हो गई।
समविभव बिंदु का मान सब जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनके लिए लगभग अलग अलग होता है, क्योंकि किसी एमिनो एसिड कोई को क्षारीय में हम कैटेगराइज करते हैं, किसी को हम अम्ल में करते हैं, और कुछ उदासीन होते हुए भी उनमें या तो NH3+ प्रभावी होता है या CO- प्रभावी होता है। तो ऐसी स्थिति में इनके जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हैं उनके मान भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि ग्लाइसिन के केस में इसका मान 6.1 है और एस्पार्टिक एसिड में इसका मान 2.8 है। सिस्टीन जो है उसमें 5.0 होता है, लाइसिन में 9.7 होता है और आर्जिनिन में 11.2 होता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जो समविभव बिंदु है वो उसके जो समूह जो अटैच NH2 और CO- जो समूह है उसमें से कौन सा समूह अधिक प्रभावी होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वह उसका समविभव बिंदु का मान क्या हो। तो ये हमारा हो गया जो डिस्कशन समविभव बिंदु पर। अब हम चलते हैं पेप्टाइड्स पर। पेप्टाइड्स क्या होते हैं? जैसा कि आप सभी को नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पेप्टाइड का मतलब जिसमें कि दो एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में जब जुड़ते हैं तो उनमें एक नया बंध बनता है जिसमें कि वाटर निकल जाता है, तो उसे बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज। अब आप देखिए, इसमें मैंने आपको बता रखा है कि जो पेप्टाइड लिंकेज की संख्या कितनी भी हो सकती है। यदि दो एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हैं तो उसे डाइपेप्टाइड कहा जाएगा। यदि दो से अधिक होंगे तो 2 से 3 हो गए तो ट्राइपेप्टाइड हो गए, या इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। तो पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं उनमें 100 से अधिक अमीनो एसिड समूह भी एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं और उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो CONH की होती है, जिसे कि हमने पेप्टाइड लिंकेज कहा या पेप्टाइड बॉन्ड कहा। और जब इतने अधिक अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं तो अंततः प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये आप इसमें देख रहे हैं कि प्रोटीन जो है वो बहुत अधिक संख्या में एमिनो एसिड के जुड़ने से प्राप्त होता है। अब वापस एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें कि यदि हम पेप्टाइड लिंकेज की बात करते हैं जो कि NH2 और COH समूह के बीच में होता है, तो जो एमिनो एसिड जैसे कि मैंने इसमें बता रखा है कि ग्लाइसिन और एलिलीन में यदि हम पेप्टाइड लिंकेज की बात करें जो कि सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि ग्लाइसिन का जो COH समूह है वो एलेनिन के NH2 समूह के साथ में ज्वाइन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इसे बोलेंगे ग्लाइसाइल एलेनिन। यही चीज़ क्रम उल्टा हो जाए कि ग्लाइसिन का जो NH2 ग्रुप है वो ज्वाइन हो एलेनिन के साथ में, तो उसे बोलेंगे एलेनिल ग्लाइसिन। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि है तो दोनों ही डाइपेप्टाइड, पर किसके साथ में ये ज्वाइन हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और उसी के आधार पर हमारे डाइपेप्टाइड का या पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होगा। वो सीक्वेंस निर्धारित करेगी कि किस प्रकार से पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा वो ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं और पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है। अब नेक्स्ट हम करेंगे सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स। इसमें जो पेप्टाइड्स का जो विधियां हैं जिसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, यद्यपि इस विधि जो 2-3 विधि मैं अभी आपको बता रही हूँ, फिशर मेथड है, बर्गमान्स मेथड है, एज़लेक्टॉन सिंथेसिस है, इनके द्वारा यद्यपि लब्धि थोड़ी कम होती है, यील्ड हमें कम प्राप्त होती है,
परंतु इसके बारे में हमें जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो उसमें फर्स्ट मेथड है फिशर सेकेंड्स मेथड। इसमें जो अमीनो अम्ल जो होता है उसकी रिएक्शन सबसे पहले इथाइल क्लोरोफॉर्मेट से कराई जाती है। क्लोरोफॉर्मेट से कराने से आपका जो NH2 समूह है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, और प्रोटेक्ट होने के बाद में हम दूसरे अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन कराकर उसे डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि क्लोरोफॉर्मेट के साथ में इसे हमने प्रोटेक्ट करा है, और फिर वापस से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इसका रिएक्शन कराकर डाइपेप्टाइड प्राप्त हुआ है, डेरिवेटिव मिला है, और उससे हमने जल अपघटन के द्वारा ग्लाइसिल एलिलीन प्राप्त कर लिया है। तो ये तो बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है, फिशर्स सेकेंड मेथड। इसके बाद में जो मैं नेक्स्ट वीडियो लूँगी उसमें हम बर्गमान्स मेथड, इलेक्ट्रॉन सिंथेसिस, और जो पॉलीपेप्टाइड्स जो अंततः प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसमें कौन सा मेथड काम में लिया जाता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।